देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। एनकेएस लर्निंग कैंपस पे दोस्त सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने थोड़ा आपको एंजॉय करा दिया है, तो आप ये आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हमने वर्ड्सवर्थ को पढ़ाया था आपको। वर्ड्सवर्थ के बारे में आज कुछ बातें आगे करने वाले हैं। तो वर्ड्सवर्थ देखिए, वर्ड्सवर्थ को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये नेचर पोएट थे, सब लोग जानते हैं। वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक नेचर पोएट थे। समझ गए आप? वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक नेचर पोएट थे। इन्होंने एक वर्क लिखा है, उस वर्क का नाम है द प्रिल्यूड। ये इसका पूरा अगर नाम पूछा जाता है तो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ बोलिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, वर्ड्सवर्थ को ग्रेट आइडल कौन मानता था? वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल किसको मानते थे? वो आप बताएंगे, मिल्टन को मानते थे। वर्ड्सवर्थ अपने से बड़े कवि में एक कवि थे, उनको ग्रेट आइडल माना करते थे, उनका नाम मिल्टन था। और देखा जाए तो ये एक लाइन है, मैंने कल सिखाया था कि भाई एवरी ग्रेट अ पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसीडर एज अ टीचर और एज नथिंग हु सेड। ये लाइन किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये इस लाइन का मतलब भी मैंने कल आपको सिखाया था कि हर एक महान जो पोएट होता है वो कहीं ना कहीं एक अध्यापक की होता है, और मैं भी कहीं ना कहीं एक अध्यापक के रूप में ही कंसीडर करता हूँ और कुछ नहीं। ये तो मैंने कल बताया था आपको भाई, ये सब बताया था, ये सब तो मैंने बता ही दिया। तो एक भैया थे रॉबर्ट साउथ, मतलब रॉबर्ट ब्राउनी। ब्राउनी ब्राउनी वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहते थे? उनको ए लॉस्ट लीडर कहते थे। याद रखेंगे। शैली तो बड़ा गंदा शब्द बोलता था वर्ड्सवर्थ को, ये भी आप याद रखेंगे। क्या बोलता था? देखो भाई क्या बोलता था, मैं बता दूं। देखो, शैली जो है, मेरा मानना है शैली वर्ड्सवर्थ को बोलता था ए मॉरल इनक। मॉरल इनक, ये लाइन जो है आप देखें तो शैली वर्ड्सवर्थ के लिए बोला करता था। कहता था कि वो एक नैतिक हिजड़ा है। अब इसका मतलब क्या है? एनिक मतलब हिजड़ा होता है हमारे यहाँ, हिंदी में बड़ा गंदा अर्थ होता है। वो कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ा रहे थे, शैली मजाक उड़ा रहे थे किसका? वर्ड्सवर्थ का। फिर मैंने कहा और को आपको पढ़ाया था कि भाई वर्ड्सवर्थ को कौन पुकारता है? क्या कहता है कि भाई कि इंग्लिश पोएट्री का क्या है? चीफ ग्लोरियस, मतलब महान पहचान में से एक है, ये मैथ्यू अर्नाल्ड बोलते हैं। ये लाइन आप याद रखेंगे। ये लाइन कौन बोलता है? मैथ्यू अर्नाल्ड बोलता है। समझ गए? ये याद रखें, ये भी आपको मैंने सब बताया था। अब इसमें क्या बताना, ये सब मैं बता ही चुका हूँ यार, कुछ नया बताया जाए भाई। ये मेन मेन लाइनें याद रखी है कि वर्ड्सवर्थ को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्या कहा था? अल्टर्ड नथिंग बेस, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं लिखा, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। फिर मैंने क्या बताया था भाई? वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ हेलो, हाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बात करेंगे अभी थोड़ी यार, बात यार। हम्म। अरे भाई अभी नहीं बात कर सकते, अभी लाइव क्लास में हूँ यार। सॉरी प्यारे दोस्तों, जैसा कि गलती हो गया। वर्ड्सवर्थ ने देखा जाए तो प्रिल्यूड में एक वर्क उनका था प्रिल्यूड, उन्होंने खुद की तुलना किए थे। वर्ड्सवर्थ ने खुद की तुलना एओलियन हार्प के साथ खुद की किए थे। वो वर्क था द प्रिल्यूड, इसमें उन्होंने अपनी आप की तुलना किया था एलियन हार्प से, खुद की तुलना किए थे। लिरिकल बैलेड आपको पता है 1798 में आया था, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कब आया था? 1800 में आया था। ये भी आपको याद रखा है, ये सब मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, कुछ नया थोको है। आपको मैंने ये भी बताया था इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, ये भाई क्या है? वर्ड्सवर्थ एग्जामिन सोनेट ऑफ ग्रे, ये सब मैं बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है भाई। ये सब आप पुरानी वीडियो देखो, नहीं बार बार कहोगे यही बताते रहते सर।
एक बात ये याद रखना है कि आप अच्छी तरह जानते हैं वर्ड्सवर्थ की मौत 1850 में हुई थी, तो कॉलरिज की मौत कब हुई थी? 1834। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट आपका बन सकता है। दूसरी बात, एक बात ये भी याद रखने का प्रयास करें कि भाई अब देखिए कि यहाँ एक लाइन, एक चीज पूछी गई है इनसे, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि लिरिकल बैलेट का सबसे ज्यादा प्रशंसा किस देश में किया गया था? लिरिकल बैलेट की प्रशंसा किस देश में सबसे ज्यादा किया गया था? उस वर्क को क्या बोलोगे? वो जगह क्या थी? अमेरिका थी। लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट को सबसे ज्यादा सम्मान और तारीफ मिला था, वो जगह कौन सी थी? अमेरिका। अमेरिका में कहा गया था, ये भी याद रखें। कुछ बातें और मैंने इसमें बताई थी, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब इसमें क्या बताएं। तो टी एस इलियट ने भी कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ पे क्रिटिसिज्म किया था, ये भी मैंने आपको बताया है कि भाई वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किए थे अपनी एक खुद की पोएम थ्योरी पे, वो टी एस इलियट ने किया था, याद रखें। अब आगे भाई, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट अस रिवैंड टू स्टेक इन हिज कोट। ये लाइनें रॉबर्ट ब्राउनी ने अपने एक वर्क में द लॉस्ट लीडर में लिखा है, ये वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है, ये भी आप याद रखेंगे। चाहे तो इसको याद करें, चाहे मीनिंग निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बातें भाई कि अगर पूछा जाए, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेटेरिकल कंपोजिशन, कि भाई क्या कहा रहा है? ये लाइनें किसने कही है? ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ने कही है, ये मैं बता चुका हूँ कल के, नहीं तो जो मैंने दिखा रहा हूँ ये सब मैं बता चुका हूँ। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिनिटी, की भैया ह्यूमिनिटी की जो सैड म्यूजिक है, ये जो प्रसिद्ध लाइनें हैं कहाँ से आती हैं? टिंटन एवे से, ये भी मैं बता चुका हूँ। द स्टिल एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिनिटी, ये लाइनें टिंटन एवे से आती हैं, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। ये भी मैंने बता ही दिया था कि वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम लविंग सोल, कि भाई हम सुलाए जाते हैं बॉडी में, एक आत्मा हमारे जीवन में, मतलब भले हम, इस लाइन का मतलब समझिए, मतलब हम भले ही मौत के मुंह में चले जाएं, मौत से या मर जाएं, लेकिन हमारी आत्मा मरने के बाद भी जागती रहती है। ये लाइनें जो है टेंटन अवे की है, बहुत फेमस लाइन है, आप याद रखेंगे। वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बिकम लिविंग सोल, भले ही हम सो जाएं, जिंदगी के लिए सो जाएं, लेकिन हमारी आत्मा फिर भी जीवित रहती है और जागती रहती है, ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है। वर्ड्सवर्थ का सबसे अच्छा वर्क जो आज तक देखा जाए 1798 से लेके 1808 के बीच में आया था, और वो कहीं ना कहीं एस टी कॉलरिज के प्रभाव या इन्फ्लुएंस के कारण आया था, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है, ये एस टी कॉलरिज द्वारा बात कही गई है, तो एस टी कॉलरिज पे बात की गई है। वर्ड्सवर्थ को कौन बोलता है वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लैंड पोएट्री, कि भाई इंग्लिश पोएट्री का जेंट्स, मतलब जेंट्स में से एक है, वो जेसी रैनसम ने बोला है इस बात को, ये भी याद रखेंगे। ये सब के सब मैंने बता ही दिया था, अब कुछ बताने लायक है दोस्तों? बताएं, कुछ बताने लायक हमको नहीं लगता है। ये भी मैंने बताया था आपको कि भाई प्रिल्यूड जो है बिना संदेह पूर्वक वर्ड्सवर्थ को यह दिखाती हो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही प्रभावित थे, बिल्कुल सही है, ये सब मैं बता ही चुका था, और क्या बताना है इसमें। The prelude undoubtedly places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature who opinion this। यह जो ओपिनियन है, ये लाइनें जो प्रिल्यूड पे बोली गई है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। ये लाइनें किसने बोली है? प्रोफेसर हार्बर्ट रीड ने बोला है ये लाइनें प्रिल्यूड के वर्क के बारे में। ये उनका अपना एक विचार है, उन्होंने इस पे दिया है अपना विचार कि जो प्रिल्यूड होती है बिना संदेह पूर्वक वर्ड्सवर्थ का तो जगह बहुत ही लेती है, दिखाती है, और उनके रेवोल्यूशनरी थॉट, मतलब कहीं ना कहीं क्रांतिकारी जो उन्होंने वहाँ क्रांति फ्रांस में देखा, वो दिखाते हैं। वर्ड्सवर्थ वह आदमी था, वर्ड्सवर्थ कवि था, अंत में वर्ड्सवर्थ एक कहा जाता है कि वो नेचर का सबसे बड़ा पुजारी था। ये जो विचार है प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है, याद कर लेना दोस्तों, सॉरी। और कुछ बातें, किस कविता में वर्ड्सवर्थ अपने आप को एक बच्चा पुकारता है? बेस्ट फिलोसफर, फिलोसफर के
रूप में अ माइटी प्रॉफिट ऑफ सीड ब्लेस्ड, ये इमॉर्टलिटी ओड में पुकारे हैं अपने आप को। किस में पुकारे हैं? इमॉर्टलिटी ओड में पुकारा गया है। ये लाइन चाहे आप याद रखेंगे कि कौन सी कविता है शेक्सपियर ने अपने आप को एक बच्चा पुकारा है। बेस्ट फिलोसफर मतलब सबसे अच्छे दार्शनिकों में, तो याद करना बाबू। आगे प्रोथीसियस इज ग्रीक। सी कि प्रोथीसियस क्या है? एक यूनानी समुद्र का देवता है, ग्रीक सी गॉड। प्रोथीसियस क्या है? यूनानी समुद्र का देवता है, जो कहीं ना कहीं अलग अलग शेप्स को एज्यूम्स करता था। और दूसरे जो ग्रीक देवता थे वो ट्रिटोन थे, हु राइजेस with his conch, with his blows in order to calm the waves, जो कहीं ना कहीं वेव्स को दिखाने के आदेशों को मानते थे। Where do these two gods appear in Wordsworth work? ये लाइनें कह रहा है भाई, ये कहाँ आई हैं? ये तो भाई आप पोएट्री वोट्री पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे, वरना इस लाइन को पता नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी लाइनें आएंगी पेपर में हो जाओगे फर्स्ट। तो कुछ याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जब याद करना है तुमको, पेपर जाना है देने, तो ये याद करना कि भाई यहाँ पर गॉड की चर्चा हुई है, समुद्र देवता। तो ये लाइनें किस में हैं? इससे पकड़ा गया कि ये लाइनें इसमें आती हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये लाइनें इसमें आई है। ऐसे तरीके से याद करना है, समझ गए? तो भाई बहुत फायदे में रहोगे। अगला जो बातें हैं समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि भाई द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम, कि भैया टिंटन अवे का सब पूरा कंप्लीट टाइटल क्या है? तो क्या बताओगे भाई? उसका पूरा टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वे वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 1798। ये लाइनें का पूरा कंप्लीट टाइटल टिंटन अवे का ये है। याद कर लो भाई, इतना बड़ा तो क्वेश्चन बनी ना। टिंटन एबे एक शॉर्टकट नाम है जो आपको हमेशा याद करते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। वर्ड्सवर्थ दोबारा टिंटन एबे में पहुंचते हैं 1798 में, जब वह टिंटन एबे को 1793 में पहले जब वो पहली बार, देखो टिंटन एबे में सबसे पहली बार तो हमारे वर्ड्सवर्थ दी 1793 में गए थे, लेकिन जब दोबारा पहुंचते हैं वो डेट होती है 1798। याद रखेंगे इस बात को। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही लिखना है भाई कि वर्ड्सवर्थ जब दोबारा पहुंचे थे टिंटन एबे में वो 1798 की डेट थी, और वर्ड्सवर्थ जब पहली बार पहुंचे थे वो कौन सी डेट थी? 1793 थी। याद रखेंगे कि भाई एक बैलेड है हमारे वर्ड्सवर्थ जी का, उसका नाम है माइकल। वो उसमें एक कुटिया का चर्चा किया गया है, उस कुटिया का क्या नाम है? इवनिंग स्टार, द इवनिंग स्टार। याद रखेंगे भाई, वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था किसके साथ भाई? एस.टी. कॉलरिज के साथ। बिल्कुल सही है। नो नथिंग, नो नाइटिंगल डिड एवर चॉन्ट, कि कोई भी नाइटिंगल अब चहचहा नहीं रही है। मोर वेलकम नोट्स वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेड हाउंड अमॉन्ग अरबियन साउंड्स द अबव मेंशन ऑफ लाइंस। ये जितनी भी लाइनें हैं कहाँ से आई हैं? तो आप बताएंगे ये लाइनें सोलिटरी रिपर से। अब ये लाइनें अगर बीच में पूछ लेता है तो इसको कैसे तैयार रखना है, ये बात समझने का प्रयास करें। यहाँ बड़ी बड़ाई ये नहीं है, आपको पेपर को बताना है मुझे कि पेपर में कैसे पास करोगे। ये देखो नाइटिंगल की चर्चा हुई है ना, नाइटिंगल सोलिटरी रिपर पढ़ोगे। नाइटिंगल उनका एक टॉपिक पोएम अच्छी तरह है, उनका भी पोएम है, लेकिन यहाँ अरबियन सैंड की बात की गई है। जब हमारे वर्ड्सवर्थ पहाड़ियों की तरफ से घूम रहे थे, अरबियन सैंड की चर्चा उसी कविता में की गई है, तो यहाँ से पकड़ोगे। दूसरी बात है ट्रेवलर्स तो बने थे, हाँ यही तरीका है, अरबियन सैंड से याद रखना है इसको। ये लाइनें सोलिटरी रिपर में कही गई है। नो नाइटिंगल डिड एवर स्टैंड मोर वेलकम नोट्स द वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स in some shady haunt among Arabian sand, the above mentioned lines is from solitary river। ये भी तरीका है, ऐसे याद करना है आपका। देखो यार, जहाँ तक है इतनी सारी कविताएं लिखी हैं वर्ड्सवर्थ, संभव तो नहीं है कि सारी कविता आप याद कर पाएँ, बीच बीच एक लाइनें। तो कोशिश रहना है कि आपको एक तरीका बनाना है, आप स्वयं उसका नोट्स बनाएं कि ये लाइनें इसी कविता में आती है, ये तरीका बढ़िया है।
अगर ये अपनाओगे फायदे में रहोगे। अब ये भी पूछ लेगा, तो मैं यहाँ अरबियन सैंड से पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। अगला चलते हैं भाई, चलो आगे चलते हैं। क्या बोला गया भाई, देखा जाए तो आगे क्या बात है भाई, ये तो हो गया ना। हाँ, Bliss was that down to believe alive, but to be young was very heaven। ये लाइनें जो एक कविता में आती है वो कहाँ आती हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आती हैं। ये कविता, ये लाइनें जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से आती हैं। ये लाइनें जो लिखे हैं ये कविता में, ये किससे प्रभावित होकर वो लिखे हैं, ये जहाँ तक है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और प्रिल्यूड आपको पता है ये 14 किताबों में आई थी। प्रिल्यूड कितने किताबों में आई थी, 14 किताबों में आई थी। याद रखना है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्रिल्यूड कितने टोटल बुकों में लिखी गई है। जैसे आपसे कभी कभी पूछ नहीं देता पैराडाइज लास्ट में कितनी बुक है, टोटल 12 ठिया है, पैराडाइज वीकेंड में 10 ठिया है। वैसे ये भी पूछ लेगा प्रिल्यूड कितने बुकों में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है सर 14 किताब में लिखी गई है। कितने किताब में, 14 बुक में लिखी गई है, ये भी याद रखें। वर्ड्सवर्थ का जो एक प्ले था उसका नाम था द ब्रदर्स। ये कहीं ना कहीं इसकी जो कैटेगरी होती है वो वर्स ट्रेजेडी होती है, वर्स ट्रेजेडी में लिखे गया वर्क है। एक बात याद रखो दोस्तों, वर्स ट्रेजेडी क्या होती है, जिसमें डायलॉग भी गाने के रूप में होते हैं। समझ गए आप, इस बात को याद रखेंगे सब लोग। आगे चलते हैं भाई, विच आर टू बर्ड्स, दो चिड़ियाओं में कौन सी, जो सॉलिटरी रीपर है और उस सॉलिटरी रीपर की कविता में कहीं ना कहीं कंपेयर तुलना करती है। वो हमने अभी पढ़ा तो नाइटिंगेल की तो बात हुई है। क्या बात हुई है, नाइटिंगेल की ही तो बात हुई है दोस्तों, नाइटिंगेल कुकू की, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द soul was like a star and dwelt apart whose soul is Wordsworth referring here। ये जो लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ ने किसको डेडिकेट किया है बताने का प्रयास करें तो आप बोलेंगे सर मिल्टन। ये लाइनें मिल्टन को डेडिकेट किए हैं, कौन, हमारे वर्ड्सवर्थ जी। वर्ड्सवर्थ से बड़े थे मिल्टन, एक पीढ़ी जी के गए थे, इसलिए भाई ये महाराज जो वर्ड्सवर्थ ने ही लाइनें डेडिकेट की। भाई उसकी आत्मा एक तारों के समान थी एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो दूर कहीं खो गई है। याद रखना है सॉल इज वर्ड्सवर्थ, वो वर्ड्स जिसकी आत्मा ये जो इंगित कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ वो है मिल्टन। याद रखेंगे, मिल्टन दाउ स्टूडेंट बी लिविंग एट दिस हावर, दिस लाइन इज अपीयर्स कि मिल्टन जहां तक कहीं ना कहीं इस जमाने में नहीं जी पाता अगर वो ये सब देखता। ये लाइनें टू मिल्टन में आई है, लंदन 1802 में भी ये लाइनें आपको दिखेंगी, याद रखेंगे। This lassie that bears her bosom to moon, ये लाइनें कहाँ पे आई हैं, ये वर्ड्सवर्थ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये लाइनें जो this sea that bears her bosom to moon, ये लाइनें जो है आपकी आई है द वर्ल्ड टू मच विथ अस, ये लाइनें यहाँ से आई है। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये लाइनें यहाँ से आई हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें कहीं संदेह नहीं है। चलो भाई आप कुछ आगे बात कर दें। ए 6 year डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज टू वोम वर्ड्सवर्थ रिफरिंग, ये जो लाइनें वर्ड्सवर्थ डेडिकेट कर रहे हैं वो कॉलरिज की बच्चे की, कॉलरिज की बच्चे की, याद रखना है सब लोग को, याद रखना है। ये लाइनें जो है कॉलरिज के बच्चे पे डेडिकेट की गई है कि भैया कि पिग्मी साइज का जो 6 वर्षों की प्यारी बच्ची है, इस लाइनों को वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के बच्चे को डेडिकेट की है। द ट्रू कॉमन सेंट वर्ड्सवर्थ की जो सही शुरुआत पोएटिक करियर की मानी जाती है, ये तो बार बार बता थके, 1797 से लेकर 98 के बीच में जो सही शुरुआत मानी जाती है, बिल्कुल सही। आगे चलते भाई,
लिटिल विच सी इन द नेचर, जब भी हम थोड़ा भी हम अगर नेचर में देखें तो दैट इज आवर्स, वह हमारी है। ये जो लाइनें कहाँ आती हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये लाइनें वहाँ पे आती हैं। लिटिल से याद रखना, लिटिल से दोस्तों याद रखना, लिटिल से याद रखना है, किससे याद रखना है, लिटिल से, समझ गए, यहाँ से याद रखना है। लिटिल विच सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये लाइनें जो आती हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, a sense sublime of something far more deeply interfuse the words given above the line। ये देखो भाई कुछ बातें हैं कि a sense sublime of something far more deeply interfuse the words were given above line, ये लाइनें आई हैं टिंटर एबे में, याद रखेंगे। who succeed रॉबर्ट साउदो as the पोएट लाइरोड ऑफ इंग्लैंड, ये भैया रॉबर्ट साउडर्स के गुजरने के बाद हमारे वर्ड्सवर्थ जी ही पोएट लॉरिएट बने थे, बिल्कुल सही। और कुछ, हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स वर्ड्सवर्थ, कि भैया नेचर की व्याख्या कौन करता है कई तरीकों में, बाबू वर्ड्सवर्थ हैं, और कहाँ है और क्या है। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट से पढ़ेंगे कि भाई एक एक वर्क को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतने पर रहने देते हैं, अब कल पुनः हम आपको विख्याता अनुसार एक एक करके वर्क बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।